स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आज हम लोग एक दुखद खबर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। हमारी चर्चा होने वाली है अबाउट स्रेब्रेनित्सा जेनोसाइड, यानी कि स्रेब्रेनित्सा में जो नरसंहार हुआ था 1995 में, उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। हाल ही में डच गवर्नमेंट ने डीपेस्ट अपॉलॉजीज मांगी है, यानी कि माफ़ी मांगी है। उन्होंने जो भी विक्टिम्स थे उनके रिलेटिव्स से उन्होंने माफ़ी मांगी है उनके रोल के लिए। तो हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में क्या चर्चा करने वाले हैं, सबसे पहले समझेंगे स्रेब्रेनित्सा जेनोसाइड को, इसके पीछे की हिस्ट्री को जानेंगे और उसमें डच गवर्नमेंट का यानी कि नेदरलैंड्स का क्या रोल था ये जानेंगे, और इन्होंने क्यों माफ़ी मांगी है इसके बारे में हम लोग समझेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो इस डिस्कशन से आपको स्रेब्रेनित्सा का लोकेशन बहुत ज़रूरी बनता है। मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में लोकेशन बताऊंगा। डू रिमेंबर दिस। सिंपल आपको मैचिंग पेयर के सवाल आ सकते हैं कि आपको किसी सिटी का नाम दिया हुआ है या फिर लोकेशन दी गई है और किस कंट्री से ये बताया गया है। और आप जानते हैं कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज में कुछ नए सवाल आए थे इस साल की प्रीलिम्स में, जहाँ पे आपको बताना है कि कितने पेयर्स करेक्टली मैच थे, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, इस तरह के सवाल आ चुके थे। सो डू नोट अबाउट स्रेब्रेनित्सा, द लोकेशन किस कंट्री में आता है ये भी हम लोग जानेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप समझोगे इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। टू गेट टू नो इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस जेनोसाइड, stay with me on Study IQ till the very end। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो यू आर एट द राइट स्पॉट। आप जानते हैं कि स्टडी IQ का फाउंडेशन बैच, लाइव बैच शुरू हो चुका है 11 जुलाई से। केवल ओरिएंटेशन क्लास हुआ है, कुछ ही दिनों में कंप्लीट क्लासेस शुरू हो जाएंगी। सुबह 8 बजे ये क्लासेस चलेंगी। और आप जानते हैं कि स्टडी IQ फाउंडेशन बैच इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल योर यूपीएससी सिविल सर्विसेज जनरल स्टडीज नीड्स। अगर हम इस प्रोग्राम के बारे में बात करें तो इस प्रोग्राम में आपको MCQ बेस्ड लर्निंग कराई जाएगी। इसी प्रोग्राम में आपको प्रीलिम्स बेस्ड टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। हर एक मॉड्यूल खत्म होने के बाद आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करा दी जाएगी। आपको करंट अफेयर्स प्रोग्राम मिलेगा, सक्सेस इन प्रीलिम्स मिलेगा। और इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का मैं कहूँगा USP है 1-to-1 मेंटरशिप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। 1-to-1 मेंटरशिप में आप अपने सारे जो भी एकेडमिक डाउट्स है, नॉन एकेडमिक डाउट्स है, वो क्लियर करा सकते हैं हमारे मेंटर से। इसके अलावा देयर वुड बी ग्रुप मेंटरशिप और ज्ञानवाणी सेशंस, जहां पे आप रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, सर्विंग ब्यूरोक्रेट्स से इंटरेक्शन कर पाओगे, उनके एक्सपीरियंस को समझ पाओगे, विच विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट मोटिवेशन फैक्टर फॉर यू। ध्यान रखिएगा कि न्यू एडमिशंस विल क्लोज बाय 20 जुलाई 2022। लाइव क्लासेस स्टार्टिंग 8 AM। केवल ओरिएंटेशन क्लास हुआ है, जल्द से जल्द यहाँ पे एनरोल कीजिए। आप जानते हैं कि स्टडी IQ का उद्देश्य है कि क्वालिटी एजुकेशन आप तक पहुंचाए एट अफोर्डेबल प्राइसेस। ये पूरा कोर्स आपको जो भी मैंने आपको फीचर्स बताए, उसके अलावा प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज आपको इसमें आएगी। इसका एंटायर कॉस्ट होगा केवल 18,999। आपको बस ध्यान रखना है कि आपको फैकल्टी कोड इस्तेमाल करना है राहुल लाइव व्हेन यू चेक आउट फॉर द कोर्स। फॉर दिस प्राइस यू विल गेट द कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज लाइव फाउंडेशन बैच, जहां पे आपकी 10 महीने की कोचिंग होगी या फिर 10 महीने की गाइडेंस मिलेगी। 10 महीने का शेड्यूल बना हुआ है, 900 घंटों से भी ज्यादा आपकी लाइव क्लासेस चलेगी। देर किस बात की है, एनरोल एज सुन एज पॉसिबल। जस्ट विजिट आवर वेबसाइट और डाउनलोड द ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, जहां पे आपको और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। डू इट एज सुन एज पॉसिबल। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी चर्चा होने वाली है अबाउट स्रेब्रेनित्सा जेनोसाइड। हाल ही में नेदरलैंड की गवर्नमेंट, डच गवर्नमेंट, आपको ध्यान रखना है नेदरलैंड्स डच सेम ही है, कभी कभार इसके ऊपर भी कई बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूज हो जाता है। नेदरलैंड सरकार ने अपॉलॉजी पूछी है उनके रोल के लिए, क्योंकि उनका रोल था पीस कीपर्स का, जहां पे वो कहीं ना कहीं फेल हुए थे, जिसकी वजह से स्रेब्रेनित्सा में नरसंहार हुआ था। 8,000 बोस्नियन मुस्लिम्स को मार गिराया था सर्बियन फोर्सेस ने 27 साल पहले। तो इस 27 साल पहले हुए इंसिडेंट के लिए डच गवर्नमेंट ने अभी एक फॉर्मल अपॉलॉजी मांगी है टू द रिलेटिव्स ऑफ द विक्टिम्स। राइट, सो दिस इज द न्यूज। अब हम लोग जानते हैं ये हुआ क्या था 27 साल पहले, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड और ये कहां पे हुआ। देखिए, आपको जानना है, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर सिटी। यहां पे जो मैंने हाईलाइट की है, स्रेब्रेनित्सा इज अ सिटी इन ईस्टर्न बोस्निया हर्जेगोविना। सर्बिया इसका नेबर है। और आप जानते हो कि ये जो पूरा भाग था, सर्बिया, कोसोवो, मॉन्टेनीग्रो, बोस्निया हर्जेगोविना, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, ये सब यूगोस्लाविया के भाग थे। और आपको ध्यान रखना है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, बोस्निया हर्जेगोविना की कैपिटल सिटी है सारायेवो। इट्स नॉट स्रेब्रेनित्सा। लेकिन हम लोग स्रेब्रेनित्सा में जो जेनोसाइड हुआ था उसके बारे में चर्चा करने वाले। क्या हुआ था 27 साल पहले, लेट्स
ट्राई टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द कॉन्फ्लिक्ट, उसके बाद हम लोग स्रेब्रेनित्सा जेनोसाइड के बारे में जानते हैं। देखिए अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है दो गुटों के बीच, दो देशों के बीच, मैं कहूँगा बॉस्निया वर्सेस सर्बिया, और इसकी हिस्ट्री कहाँ पे 1991 में। हम जानते हैं कि 1991 में यूएसएसआर तो डिसइंटीग्रेट हुआ ही था, लेकिन यूएसएसआर के साथ साथ यूगोस्लाविया भी डिसइंटीग्रेट हुआ था। यूगोस्लाविया एक कम्युनिस्ट सेटअप था, यहाँ पे भी जो सोवियत फेडरल रिपब्लिक यूगोस्लाविया का था उसमें सर्बिया, बोस्निया हर्जेगोविना, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, मैसेडोनिया, मॉन्टेनिग्रो और कोसोवो, ये सभी इसके भाग थे। 1991 में ये डिसइंटीग्रेट हुआ और अलग अलग यहाँ पे इंडिपेंडेंट कंट्रीज बने, राइट। सबसे मेजर कंट्री में कहूँगा सर्बिया बनी यहाँ पे। अब 1991 में हुआ क्या, जैसे डिसइंटीग्रेशन हुआ तो अलग अलग देश बने, एक तरफ सर्बिया बना और दूसरी तरफ बोस्निया हर्जेगोविना अपनी इंडिपेंडेंस भी उन्होंने घोषित कर दी 1991 में। 15 अक्टूबर 1991 को उन्होंने घोषित कर दिया हम इंडिपेंडेंट हैं। अब इसके लिए इन्होंने एक रेफरेंडम भी चलाया अपने देश में, बोस्निया में। देखिए जब रेफरेंडम चलाया, रेफरेंडम में तो 51% से भी ज्यादा वोट मिले जहां पे इंडिपेंडेंस के लिए वोट मिला यहाँ पे, और रेफरेंडम जैसे हुआ उसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने भी इन्हें एक्सेप्ट किया। यूरोपियन कम्युनिटी, उस समय पे यूरोपियन यूनियन अभी तक नहीं आया था, कुछ ही साल में यूरोपियन यूनियन आ जाएगा 94 में, लेकिन 92 में इट वाज यूरोपियन कम्युनिटी, इन्होंने भी बोस्निया हर्जेगोविना को एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन जब रेफरेंडम हुआ तो वहां पे कई लोगों की आपत्ति भी आई। अब इसको समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड द एथनिसिटी इन बोस्निया हर्जेगोविना। जो ये इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित हुई, यहाँ पे मेजॉरिटी आपको मिलेंगे 44%, यानी कि हाईएस्ट परसेंटेज मुस्लिम बोस्नियाक्स यहाँ पे मिलेंगे उस समय पे। इसके अलावा ऑर्थोडॉक्स सर्बियंस 31%, बहुत ही हाई पॉपुलेशन, और मोस्टली ऑर्थोडॉक्स सर्बियंस वर अगेंस्ट द इंडिपेंडेंस। इसके अलावा 17% कैथलिक क्रोएशियंस या फिर क्रोएट्स भी यहाँ पे मिलते हैं। तो यहाँ पे जो रेफरेंडम था, उस रेफरेंडम के लिए बोस्नियन सर्ब्स ने इसको अपोज किया था। अब ये क्यों किया था, क्योंकि इनका उद्देश्य था कि ये लोग बोस्निया हर्जेगोविना में से ही जो ईस्टर्न पार्ट है, ये जो ईस्टर्न भाग है बेसिकली, इसको रिपब्लिका सर्ब्स का बनाने का इनका एक सपना था। तो इसीलिए इन्होंने इसके खिलाफ एक आपत्ति जताई, बट इंडिपेंडेंस ऑलरेडी डिक्लेयर हो गया था, यानी कि दो देश बन गए, एक तरफ सर्बिया, एक तरफ बोस्निया हर्जेगोविना। लेकिन ये जो ईस्टर्न एरिया है, इस ईस्टर्न एरिया में लड़ाई शुरू हो गई, राइट। फॉलोइंग द डिक्लेरेशन कंटिन्यूसली, एक तरफ थे बोस्निया के सर्बियन फोर्सेस, यानी कि सर्बिया देश इन सर्बियन फोर्सेस को सपोर्ट कर रहा था, और दूसरी तरफ जो बोस्निया की सरकार थी वो थी। तो यहाँ पे जो सर्बियन गवर्नमेंट थी उस समय पे स्लोबोडान मिलोसेविच यहाँ पे रूल कर रहे थे, इन्होंने भी समर्थन दिया था बोस्नियन सर्बियन फोर्सेस का। इसके अलावा यूगोस्लाव पीपल आर्मी भी थी, इन्होंने अटैक किया बोस्निया हर्जेगोविना के ऊपर फॉर दिस ईस्टर्न पार्ट। इस ईस्टर्न पार्ट के लिए लड़ाई शुरू हो गई, यानी कि इस तरफ की फोर्सेस लड़ रही हैं, इस तरफ की फोर्सेस लड़ रही है इन दी ईस्टर्न बोस्निया हर्जेगोविना, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर सिटी स्रेब्रेनित्सा, जहां पे ये मैसेकर हुआ था। अब हुआ क्या एग्जैक्टली, कंटिन्यूस लड़ाइयां चलती थी यहाँ पे। सर्बियन मिलिट्री ने एक समय पे स्रेब्रेनित्सा पे कब्जा भी किया था 1992 में। अब इसके इमीडिएटली बाद ही जो बोस्निया की सरकार थी, गवर्नमेंट फोर्सेस थी अंडर नासिर ओरिक, इन्होंने इसको रिकैप्चर किया, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूसली लड़ाई चलती रही। अब लड़ाई चल रही है, इसका मतलब क्या होगा, संयुक्त राष्ट्र यहाँ पे इन्वॉल्व होगा, यूनाइटेड नेशंस, और यूनाइटेड नेशंस ने अपनी प्रोटेक्शन फोर्स भेजी अगले ही साल 1993 में। यूएन प्रोफोर, यूनाइटेड नेशंस प्रोटेक्शन फोर्स, पीस कीपिंग के लिए यहाँ पे अपनी फोर्सेस भेज दी। 12,500 सोल्जर्स को भेजा था, ब्रिटिश फोर्सेस थे, कैनेडियन फोर्सेस थे, फ्रेंच ट्रूप्स थे, डच ट्रूप्स थे, सभी ने मिलकर यहाँ पे शांति बरकरार रखने के लिए यहाँ पे फोर्सेस यहाँ पे भेजी गई। इनफैक्ट उसी साल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने स्रेब्रेनित्सा को एक सेफ एरिया घोषित कर दिया, यानी कि अगर लड़ाई हो रही है, अगर आप यहाँ पे आओगे तो यूनाइटेड नेशंस का आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, इस तरह की एक अनाउंसमेंट भी हुई, बिकॉज इट वॉज डिक्लेयर्ड अ सेफ एरिया। लेकिन अगले 2 सालों में भी कंटिन्यूअस लड़ाइयां चलती रही, और बाय 1995 यूनाइटेड नेशंस की प्रोटेक्शन फोर्स जो थी वही स्रेब्रेनित्सा में कम हुई। इनफैक्ट 1995 की अगर हम लोग बात करें तो वहां पे 600 रॉयल डच आर्मी के सोल्जर्स थे, डच बैट, जो स्रेब्रेनित्सा में पोस्टेड थे। लेकिन बाय 1995 स्रेब्रेनित्सा और उसके आसपास का एरिया कुछ इस तरह से वोलाटाइल हो चुका था, सिक्योरिटी सिचुएशन बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिटेरियोरेट हो गई थी। सर्बियन फोर्सेस ने यहाँ पे एक अपर हैंड कर लिया था, यानी कि बोस्नियन सर्बियन फोर्सेस ने ये जो रीजन है यहाँ पे एक एनक्लेव ही बना लिया था, यानी कि यहाँ पे सर्बिया है, लेकिन दिस वाज आल्सो सर्बियन बोस्नियन सर्ब डोमिनेटेड एरिया, और इसके इर्द गिर्द आपको बोस्नियंस मिलेंगे, राइट, दी बोस्नियन मुस्लिम्स आपको मिलेंगे, फाइट चली रही है। लेकिन हुआ क्या, 1995 में बोस्नियन सर्बियन फोर्सेस ने अटैक कर दिया स्रेब्रेनित्सा के ऊपर,
1995 की जुलाई की बात है ये। उन्होंने साउथ की तरफ से एडवांस किया और जितने भी बोस्नियाक घर थे, यहाँ पे बोस्नियाक के घर थे, बोस्नियाक मुस्लिम्स के घर थे, उनको कंटिन्यूसली जलाना शुरू कर दिया। जैसे ये खबरें फैली तो कई लोग स्रेब्रेनित्सा की तरफ मूव हुए, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि यूनाइटेड नेशंस का ये जो लोकेशन है स्रेब्रेनित्सा, इट वुड बी सेफ, यहाँ पे इन्हें सेफ हार्बर मिलेगा। और हजारों की तादाद में यहाँ पे बॉस्नियंस पहुंचे, लेकिन सर्बियन फोर्सेस भी यहाँ पे कंटिन्यूसली अटैक कर रही थी। जैसे ही सर्बियन फोर्सेस आई तो यहाँ पे डच पीपल दे सरेंडर, यानी कि नेदरलैंड के जो सोल्जर्स थे उन्होंने सरेंडर किया या फिर विड्रॉ किया। ये कहा जाता है कि किसी ने भी एक गोली भी नहीं चलाई ऑन द सर्बियन फोर्सेस, दैट इज द बॉस्नियन सर्बियन फोर्सेस। इनफैक्ट इन फोर्सेस को जो लीड कर रहे थे राटको म्लाडिक, इन्होंने ये घोषित कर दिया था कि स्रेब्रेनित्सा अभी सर्बियन नेशन का भाग है और मुस्लिम से आप रिवेंज लीजिए, कुछ इस तरह की घोषणा की गई। और उसके बाद जो फॉलो हुआ जुलाई 11 के बाद, इट वाज कंप्लीट मेहम। यूनाइटेड नेशंस की फोर्सेस ने विड्रॉ कर लिया, उन्होंने सरेंडर कर दिया। अपने खुद के जो इक्विपमेंट्स थे, यूनाइटेड नेशंस की ही कुछ टैंक्स भी थे, बहुत सारी इक्विपमेंट थी, उन्हीं इक्विपमेंट को बॉस्नियन सर्बियन फोर्सेस ने इस्तेमाल किया। और जिन बॉस्नियन मुस्लिम्स के साथ लड़ाई हो रही थी, जिन बॉस्नियन सिविलियंस के साथ लड़ाई हो रही थी, उनके आर्म फोर्सेस से लड़ाई हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि आप सरेंडर कीजिएगा, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस की इक्विपमेंट थी, यूनाइटेड नेशंस की जो भी सिंबल्स थे उसको इस्तेमाल करते हुए उन्होंने बॉस्नियन मेंस का सरेंडर करवाया। सरेंडर करवाने के बाद इट वाज कंप्लीट मेहम, कंप्लीट स्लॉटर। यहां पे सेग्रीगेशन शुरू हो गई। स्रेब्रेनित्सा से थोड़ा सा दूर एक गांव है पोटोकारी में यहाँ पे धीरे धीरे सेग्रीगेशन होना शुरू हुआ। यहाँ पे एक बिल्डिंग है, कहा जाता है कि व्हाइट हाउस, इस व्हाइट हाउस के पीछे ही बहुत ज़्यादा स्लॉटर हुआ ये कहा जाता है। महिलाओं को, बच्चों को और बूढ़े लोगों को सेपरेट किया गया, उन्हें बसेस में डाला गया और जो सर्बियन डोमिनेटेड रीजन्स थे वहाँ पे उन्हें भेजा गया। और जो मेन और बच्चे थे, 14-15 साल के बच्चे और जो पुरुष थे, उन्हें स्लॉटर किया गया, मार दिया गया, नरसंहार हुआ यहाँ पे। अब कितने डेथ हुई इसकी भी अभी तक पुष्टि नहीं है, कितने नंबर्स थे करके। लेकिन इवेंचुअली जब वॉर खत्म हुआ 1995 के बाद, इंटरनेशनल बहुत ही ह्यू एंड क्राई इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के ऊपर हुआ। उसके बाद एक सीज फायर जरूर हुआ और जो रिपब्लिका सर्ब्स्का जो सरकार थी वहां पे, उन्होंने इवेंचुअली 2004 में नंबर्स बताए कि इट वाज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 7,800 पीपल हु वर किल्ड और हु पेरिश्ड इन दिस जेनोसाइड। अब इस पर्टिकुलर चीज की बात हुआ क्या, देखिए, वॉर मोस्टली एंडेड इन 1995। हम कह सकते हैं कि सर्बिया का जो सिविल वॉर है, बॉस्नियन सर्ब्स वर्सेस द बॉस्नियन गवर्नमेंट, वॉर इवेंचुअली एंडेड इन 1995। फॉर्मली 2001 में तो कंप्लीटली खत्म ही हो गया। लेकिन जब वॉर एंड हुआ उसके बाद इन्वेस्टिगेशन तो होनी थी कि कितने लोगों का डेथ हुआ है, कितना मैसेकर हुआ है। जब इन्वेस्टिगेशन के लिए दूसरे जो देश थे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस थे, पहुंचे, तो यहाँ पे भी जो बॉस्नियन सर्बियन फोर्सेस थे उन्होंने काफ़ी सारी छेड़खानी की थी। 80 जगह पे अलग अलग बरियल साइट्स किए गए थे। जो डेड बॉडीज थी, मास ग्रेव बनाए, जो डेड बॉडीज थी, डेड बॉडीज को काट पीट करके अलग अलग जगह पे बरी किया गया था। ये कहा जाता है कि ट्रैक्टर बेस्ड बुलडोजर्स थे और जिनसे खड्डे खोदे जा सकते हैं, अलग अलग जगह पे खड्डे खोदकर मास बरियल यहाँ पे किया गया। लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हुई, यूनाइटेड स्टेट्स की इंटेलिजेंस एक्सपर्ट्स ने सैटेलाइट फोटोग्राफी की, बहुत सारे वेस्टर्न साइंटिस्ट यहाँ पे पहुंचे, सॉइल की एनालिसिस की, पोलन ग्रेन्स की एनालिसिस की, अलग अलग एनालिसिस करने के बाद, डीएनए एनालिसिस करने के बाद इवेंचुअली 6,400 इंडिविजुअल विक्टिम्स को आइडेंटिफाई किया गया। यानी कि अभी भी ऑलमोस्ट 1,500 के आसपास विक्टिम्स की कोई खबर नहीं है। इमेजिन व्हाट वुड हैपन टू देयर फैमिलीज, व्हाट वुड हैपन टू देयर रिलेटिव्स। तो ये इस तरह का एक नरसंहार था जहां पे 8,000 के आसपास लोगों को मार दिया गया था बाय दी बॉस्नियन सर्बियन फोर्सेस। एक बहुत ही बड़ा इंटरनेशनल आउटक्राई हुआ था इस चीज पे। अब इस चीज के बाद जैसे आइडेंटिफिकेशन शुरू हुई, अभी भी इनफैक्ट आइडेंटिफिकेशन चल रही है, लेकिन इसके बाद इन द आफ्टरमाथ ऑफ दिस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट स्वूप्ड इनटू एक्शन। बहुत सारे केसेस चले बॉस्नियन सर्बियन फोर्सेस के ऊपर, रिपब्लिका स्पर्स्का के ऑफिसर्स के ऊपर, जैसे कि राडोवान काराडजिक, इन्हें 40 इयर्स का सेंटेंस दिया इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने फॉर जेनोसाइड इन 2016। इसके अलावा जो फोर्सेस लीड कर रहे थे रैटको म्लाडिक, इन्हें इवेंचुअली 2017 में जेनोसाइड के लिए, वॉर क्राइम के लिए, वॉर्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के लिए कॉन्विक्ट किया गया। लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा मिली इन्हें, बोथ ऑफ देम फ्रॉम द रिपब्लिका सर्ब्स्का।
अब इसके बाद क्या हुआ, क्योंकि 21st सेंचुरी में हम जानते हैं कि इन सारे इंसिडेंट्स के ऊपर कई बार होता है कि रेपेरेशंस मिले, कॉम्पेंसेशन मिले, माफ़ी मांगे। डच कोर्ट्स ने भी यहाँ पे पार्टली नेदरलैंड्स को कहीं ना कहीं जिम्मेवार रखा, क्योंकि नेदरलैंड्स के 600 ट्रूप्स वहाँ पे थे यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, लेकिन दे डिड नॉट फाइट एट ऑल, दे डिड नॉट फायर अ बुलेट, दे विड्रू और दे सरेंडर, जिसकी वजह से स्रेब्रेनित्सा में एक नरसंहार हुआ और डच कोर्ट ने कॉम्पेंसेशन देने को भी कहा जो सर्वाइवर्स थे, सर्वाइवर्स के जो रिलेटिव्स थे उन्हें। इसके अलावा 2002 में जो नेदरलैंड की सरकार थी उन्होंने इस पूरे एपिसोड के ऊपर इसकी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद रिजाइन कर दिया था, लेकिन इसकी जिम्मेवारी उन्होंने नहीं ली थी। दे डिड नॉट टेक द ब्लेम, दे सेड दैट वी एक्सेप्ट आवर पार्शियल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मैसेकर, बट हम लोग इसके लिए ब्लेम नहीं किया जा सकता, दूसरे भी यहाँ पे पार्टीज इन्वॉल्व थे। बॉस्निया का ही जो पार्ट है, यानी कि बॉस्निया का ही जो भी प्रोविंस है, हम कह सकते हैं रिपब्लिका सर्ब्सका, इन्होंने भी एक ऑफिशियल अपॉलॉजी एक जारी की 2004 में कि दे डिड नॉट डू इनफ। इनफैक्ट इन्हीं के फोर्सेस थे, इन्हीं के जो ऑफिसर्स थे हु लेड दिस मैसेकर, दे सेड वी कुडंट स्टॉप दिस मैसेकर, बट एक ऑफिशियल अपॉलॉजी जरूर दी। 2010 में सर्बियन पार्लियामेंट ने भी एक रेजोल्यूशन पास किया जहां पे इन्होंने खंडन किया स्रेब्रेनित्सा में जो मैसेकर हुआ इसका, एंड दे अपोलोजाइज्ड, राइट, दे अपोलोजाइज फ्रॉम द पार्ट ऑफ सर्बियंस कि हम लोगों ने इसको प्रिवेंट करने के लिए कुछ नहीं किया। और अभी फाइनली नेदरलैंड की तरफ से पहली बार ऑफिशियल अपोलॉजी आई है टू रिलेटिव्स ऑफ द विक्टिम्स, कॉम्पेंसेशन दिया गया है टू द सर्वाइवर्स, बट अभी एक ऑफिशियल अपोलॉजी आई है फ्रॉम द गवर्नमेंट इटसेल्फ। अब इससे क्या होगा, देखिए इससे इवेंचुअली द रिलेटिव्स ऑफ द विक्टिम्स माइट गेट सम क्लोजर, बट इसमें केवल डच गवर्नमेंट नहीं, दूसरे गवर्नमेंट की सरकार, यूनाइटेड नेशंस, बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोगों का फेलियर था। और कहीं ना कहीं ये एक प्रश्न चिन्ह उठाता है दूसरे सारे जो जेनोसाइड्स हुए हैं उसके ऊपर भी, और जेनोसाइड्स को रोकना चाहिए, इसीलिए यूनाइटेड नेशंस का रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट डॉक्ट्रिन भी डेवलप हुआ है। Let us hope that इस अपॉलॉजी के बाद the relatives of the victims get some sort of closure। अगर इस चीज़ के ऊपर कोई अपडेट आएगा तो हम लोग जरूर चर्चा करेंगे, बट एग्जाम के दृष्टिकोण से डू रिमेंबर अबाउट स्रेब्रेनित्सा, इट्स लोकेशन, इट कम्स इन बोस्निया हर्जेगोविना, और बोस्निया हर्जेगोविना का जो नेबर है वो है सर्बिया। और मैंने आपको मैप दिखाया था ऑफ यूगोस्लाविया, इसको भी याद रखिएगा, कभी कभार सवाल बन सकते हैं। अर्स्टवाइल यूगोस्लाविया के भाग कौन कौन थे, सोशलिस्ट फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूगोस्लाविया की कौन से कंट्रीज जो अभी हैं उसके भाग हैं, और उनकी कैपिटल सिटीज भी ध्यान रखिएगा फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। अगर इस चीज़ के ऊपर कोई अपडेट आएगी तो विल डिस्कस दैट अगेन ऑन स्टडी IQ, बट दैट इज इट राइट नाउ इन दिस डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद। Hello, my name is Subiksha and I am student of Study IQ's Life Foundation batch for UPSC Civil Services. I want to express deep gratitude to the whole team of Study IQ because the course is very amazing. The live classes are very good and interactive. The best part of this course is one-to-one mentorship and Gyanwani session because such feature will help the students to stay motivated throughout this long and tough journey. The mentors are very helpful and the current affairs program is also very nice. So I would strongly recommend the new aspirants to enroll themselves for this new course. Thanks so much. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।